नेक्स्ट देखो फिर करंट अफेयर। तो इसमें लिखना डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। सबसे पहले तो यही लिख लो, ये होता क्या है, डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर क्या होता है। सो लिखना इसमें, दीज आर स्पेशलाइज्ड रेलवे ट्रैक्स। दीज आर स्पेशलाइज्ड रेलवे ट्रैक्स, मतलब रेलगाड़ी के रास्ते हैं, स्पेशल स्पेशल रूट्स हैं। स्पेशलाइज्ड रेलवे ट्रैक्स डिजाइंड solely for designed solely for फ्रीट मूवमेंट। फ्रीट मतलब जो मालगाड़ियां सामान नहीं ढोती, कच्चा माल वगैरह, उसको बोलते हैं फ्रीट। बल्क में जब सामान को ढोया जाता है। solely for फ्रीट मूवमेंट कॉमा दीज कॉरिडोर्स। कॉरिडोर का मतलब होता है एक रास्ता, डेडिकेटेड रास्ता। दीज कॉरिडोर्स यूटिलाइज यूटिलाइज्ड डबल स्टैक कंटेनर्स, मतलब बड़े बड़े कंटेनर जिसमें अच्छा सामान ले जाया जा सकता है। डबल स्टैक कंटेनर्स, मालगाड़ियां देखी हैं, उसके बड़े बड़े कंटेनर होते हैं ना, डबल स्टैक्ड कंटेनर्स एंड हैवी हॉल ट्रेन्स, लंबी लंबी गाड़ियां, हैवी हॉल ट्रेन्स। पैसेंजर गाड़ी एंड मालगाड़ी में बहुत डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ पे खास तौर पे मालगाड़ियां चलती हैं सामान ढोने के लिए, कच्चा माल एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए। तो रेलगाड़ी के वो रास्ते जो कच्चा माल ढोने के लिए अच्छी खासी क्वांटिटी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। दोज आर कॉल्ड एज डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स। नेक्स्ट लिखना, करंटली इंडिया हैज टू, दो, इंडिया हैज टू ऑपरेशनल डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स। अब देखो ये प्री का क्वेश्चन बनता है। करंटली इंडिया हैज टू डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स। इंडिया में अभी आपको दो देखने को मिलते हैं, दो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स हैं। कौन कौन से हैं? नंबर वन है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। इसके अंदर लिख लो, फिर ईस्टर्न वाले के अंदर, ईस्टर्न वाले में लिख लो। अब ये ना आपको पता होना चाहिए, इसमें प्रीलिम्स का सीधा क्वेश्चन बनता है, तो इसमें की पॉइंट्स लिख लो। नंबर वन पॉइंट लिखना, इट कवर्स अप्रोक्सीमेटली, इट कवर्स अप्रोक्सीमेटली 1856 किलोमीटर्स, 1856 किलोमीटर्स फ्रॉम लुधियाना इन पंजाब, फ्रॉम लुधियाना इन पंजाब टू टू दनकुनी इन बंगाल, टू दनकुनी इन वेस्ट बंगाल। मतलब ये गौर करना इसको, ये तुम्हारा इंडिया हो गया, नॉर्थ इंडिया।
यहाँ पे है पंजाब। सो पंजाब के लुधियाना से लेके ये यूपी बिहार से होते हुए कहाँ जाएगा, वेस्ट बंगाल तक। तो यहां से लेके यहां तक मालगाड़ियां जाती हैं जिसमें अच्छा खासा बल्क में सामान ढोया जाता है। और वो रास्ते को क्या बोलते हैं, ईस्टर्न, ईस्ट वाला एरिया कवर कर रहे हैं ना, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। कहां से कहां तक है, लुधियाना से दनकुनी तक कितना डिस्टेंस कवर करता है, 1856 किलोमीटर। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें लिखो, इट इज फुली कमीशन्ड, मतलब पूरे तरीके से ये काम कर रहा है। कोई भी ऐसा इसका एरिया नहीं है जो अभी वर्किंग में ना हो, पूरा कमीशन्ड हो चुका है। इट इज फुली कमीशन्ड, हैंडलिंग नियरली 200 ट्रेन्स, हैंडलिंग नियरली 200 ट्रेन्स डेली। हर दिन इस रास्ते पे 200 के करीब करीब ट्रेन्स जो हैं वो चलती हैं, आप बोल सकते हो। ठीक है, जो सामान को ढोती हैं। हैंडलिंग नियरली 200 ट्रेन्स डेली, कॉमा, मेजरली ट्रांसपोर्टिंग, सामान क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं ये ट्रेन्स, मेजरली ट्रांसपोर्टिंग कोल, एक तो कोयला ट्रांसपोर्ट करती है, वो देखी गाड़ियां जो खुली होती हैं ऊपर से कोयला भरा होता है उसमें ना, कोल, कॉमा स्टील, क्योंकि इस वाले एरिया में ईस्ट इंडिया में स्टील बड़ी है तो वो भी तो आपने करना है, स्टील एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, है ना, या फिर कॉटन हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। खास तौर पे ये सारी चीजें जो है इस वाले कॉरिडोर में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये 3-4 पॉइंट याद रखो। 1856 किलोमीटर है ये, लुधियाना से दनकुनी बना हुआ है, 200 से ज्यादा डेली ट्रेन इस रास्ते पे चलती हैं। और ये मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो ये आप बोल सकते हो रन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। एक पॉइंट और लिख लो इसमें, इट्स कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड इन, इट्स कंस्ट्रक्शन completed in February 2024। फरवरी 2024 में ही इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। अभी ये कंप्लीटली आप बोल सकते हो ऑपरेशनल है। ठीक है, फरवरी 2024। फिर इसके बाद दूसरा कॉरिडोर जो हमारे पास है उसको बोलते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। एक ईस्टर्न हो गया, एक वेस्टर्न हो गया। अब वेस्टर्न की बात करते हो तो फिर ये यहाँ पे आएगा, आप बोल सकते हो इधर राजस्थान गुजरात वाले एरिया में ही आएगा, फिर वेस्टर्न है तो। हम्म, तो लिखो इसमें, इट कवर्स 1504 किलोमीटर। टोटल इसकी लेंथ कितनी है, 1504 किलोमीटर, स्ट्रेचिंग फ्रॉम, स्ट्रेचिंग फ्रॉम दादरी इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है, दादरी, दादरी इन यूपी, DADRI, दादरी इन यूपी, टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन महाराष्ट्र, टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन महाराष्ट्र। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपको कहां पे देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा मुंबई में। कहां देखने को मिलेगा, मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी कहां पे, मुंबई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट हैंडल्स अराउंड 125 ट्रेन्स पर डे,
इसमें ट्रेन्स कम चलती हैं एज कम्पेयर टू जो आपका ईस्टर्न वाला है। इट हैंडल्स अराउंड 125 ट्रेन्स पर डे, कॉमा 93% of its work has been done. 93% of its work has been done. It will become fully commissioned. It will become fully commissioned by the end of 2025. It will become fully commissioned by the end of 2025. तो वो तो कंप्लीट हो गया है, ये वाला 2025 के दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट करंट अफेयर, वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज। वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज तो लिखना इसमें, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस focused on promoting solar energy solutions, focused on promoting solar energy solutions, released the third edition, released the third edition of its World Solar Report। तीसरा एडिशन आया है इसका ना, इस रिपोर्ट का, थर्ड एडिशन ऑफ वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट in 2024, in November 2024। सो ना रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली है इसने, किसने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने। अब देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये इंस्टीट्यूशन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है ये इंटरनेशनल, लेकिन इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, इंडिया में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, इंडिया में। इस बार जो HAS का पेपर हुआ था उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उनकी एक नई रिपोर्ट, तीसरा एडिशन आया वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट का, जो क्या बताती है कि दुनिया में जो एनर्जी की प्रॉब्लम है उसको कैसे आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके सॉर्ट कर सकते हो। कोयले वगैरह का इस्तेमाल मत करो, ये कर लो। तभी तो हमारे देश में इतने सोलर पैनल वगैरह प्रमोट हो रहे हैं, क्योंकि इसके इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाने वाला इंडिया है और इसके हेडक्वार्टर इंडिया में। तो नीचे सब हेडिंग बना लो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इस रिपोर्ट से भी ज्यादा ये इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसमें लिखना, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2015। कब बनाया गया इसको, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2015 ड्यूरिंग COP21। पढ़ी तुम लोगों ने COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। हाँ, COP21, कॉमा इट वॉज ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाय, इसके ऊपर क्वेश्चन था HAS में। इट वॉज ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस। इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था COP पे, इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड फ्रांस। अब उस क्वेश्चन में पता क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि रशिया एंड USA ने इसको लॉन्च किया है, लेकिन इसको लॉन्च किसने किया है, इंडिया एंड फ्रांस। ये HAS का 2024 का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का।
तो ऐसा क्वेश्चन बाकी पेपर्स में भी बनता है, आप बोल सकते हो, ठीक है। कॉमा COP 21, COP 21 हेल्ड इन पेरिस, फ्रांस। कहां पे हुआ था? पेरिस में हुआ था, फ्रांस में। अरे तुम लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट भी पढ़ा होगा, तो वो इसी टाइम का तो है वो। COP 21 पे ही तो पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसी टाइम पे बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो फ्रांस में तो ये हो ही रहा था। दूसरा कॉन्ट्रीब्यूटर इसमें कौन है? इंडिया। तो इंडिया एंड फ्रांस का ये इनिशिएटिव आप बोल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। करंटली it has 120 members. Currently it has 120 members and signatory members and signatory members comma major objective of ISA, that is International Solar Alliance, major objective of ISA is to make 1 trillion US dollar, is to make 1 trillion US dollar investment, 1 trillion US dollar investment by 2030, 1 trillion US dollar investment by 2030, and advance the solar technology, and advance the solar technology. सो मेजर मुद्दा क्या है कि 2030 तक 1 ट्रिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट हमने इंश्योर करनी है कि की जा सके, किसके अंदर? सोलर, सोलर एनर्जी में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड 1 ट्रिलियन US डॉलर इन्वेस्ट किया जाए बाय 2030। ये इनका मेजर ऑब्जेक्टिव है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। जिससे क्या है, सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। The membership of International Solar Alliance, the membership of International Solar Alliance is open to all the countries, is open to all the countries lying fully or partially, lying, lying, lying fully or partially between the Tropic of Cancer and Capricorn, lying fully or partially between the Tropic of Cancer and Capricorn, comma, though, THOUGH, though other interested countries, though other interested countries may also join, other interested countries may also join। अर्थ के बारे में ये पढ़ा है कि अर्थ के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है 0 डिग्री पे? इक्वेटर। फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपको क्या देखने को मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर 23.5 डिग्री साउथ में क्या देखने को मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों लाइनों का मतलब क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे क्यों है नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री पे ही क्यों है साउथ में? तो तुम लोगों ने पढ़ा है ज्योग्राफी, समझ रहे हो, और बताया है मैंने, इसलिए पूछ रहा हूँ, बताओ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे क्यों नहीं है किसी लाइन पे, या ऊपर क्यों नहीं है? कैप्रिकॉर्न ऊपर क्यों नहीं है, नीचे क्यों नहीं है, यहीं पे क्यों है? 23.5 पे, 24 पे क्यों नहीं कर दिया? इतने लैटिट्यूड पे क्यों लाई करता है ये?
मतलब क्या है इसका? जब पढ़ते नहीं है फिर यही होता है। हाँ जी, जब किताब खोल के देखनी, नोट्स खोल के नहीं देखने, तो फिर समझ कहाँ से आएगा? बताओ, क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? बोलो, क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ये तो 6th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और छोड़ो। व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? वनीता? जो सनलाइट है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम डायरेक्टली स्ट्राइक करती है नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम डायरेक्टली स्ट्राइक करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक साउथ में। इसके बीच में सूरज की लाइट सीधी सीधी पड़ती है, कभी ना कभी पूरे साल में कहीं ना कहीं सूरज डायरेक्टली स्ट्राइक कर रहा होगा। इससे ऊपर जो प्लेसेस है वहां पे कभी भी सूरज सर के ऊपर नहीं दिखता, हमेशा सामने दिखेगा, मतलब सूरज हमेशा टेढ़ा दिखता है, कभी भी सीधा स्ट्राइक नहीं करती सनलाइट। सनलाइट सीधी स्ट्राइक कहां तक करती है? नॉर्थ टू नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। साउथ टू साउथ सनलाइट सीधा स्ट्राइक कहां तक करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। तो मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये वो एरिया है जहां पे साल में कभी ना कभी सूरज सीधा पड़ता है, और जब लाइट सीधी पड़ती है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। इससे ऊपर कभी भी सूरज सीधा नहीं पड़ेगा। और वो आप कैसे पता कर सकते हो? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जितने भी एरियाज पड़ते हैं कभी भी सूरज सर के ऊपर नहीं दिखता है। जहां पे सूरज सर के ऊपर दिखता है मतलब सीधा स्ट्राइक कर रहा है, तुम्हारी परछाई नहीं बनेगी। अगर तुम्हारी परछाई बन रही है इट मीन सूरज सर के ऊपर स्ट्राइक नहीं कर रहा, वो थोड़ा सा इधर है या उधर है, मतलब टेढ़ा है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर हमेशा सूरज टेढ़ा ही स्ट्राइक करता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे सूरज हमेशा टेढ़ा स्ट्राइक करता है। तो मतलब जो कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ेंगी उन कंट्रीज में सनलाइट बहुत पड़ती है पूरा साल। हम्म, उन एरियाज में सनलाइट बहुत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया है, ये आपका इंडिया हो गया ऐसे करके। यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल गया। मैंने बोला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे तो डायरेक्टली स्ट्राइक करेगा सन, ऊपर नहीं करता है। तो मतलब पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, कहीं पे भी जाके खड़े होके देखना आपकी परछाई हमेशा बन रही होगी, चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो। गर्मियों में भी आपको लगेगा कि सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है, होता नहीं है, स्टिल परछाई आपकी छोटी सी बन रही होती साइड में। और सर्दियों में अगर तुम देखोगे सूरज दिखता है सामने, कभी भी सर के ऊपर आता ही नहीं है। ऐसे सूरज निकलेगा इधर से, ऐसे 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 जाता जाता छुप जाएगा, ऐसे तो निकलता ही नहीं है सर्दियों में। ऊपर से सूरज कभी नहीं जाता सर्दियों में, हमेशा टेढ़ा ही जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं कर रहा है सूरज, आप बोल सकते हो। तो मतलब इससे नीचे नीचे जो कंट्रीज पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में, जैसे इंडिया है, इंडिया पूरा नहीं पड़ता इस एरिया में, हाफ ही पड़ता है। हाफ ही पड़ता है ना। तो चाहे कोई कंट्री पार्शियली लाई कर रही है चाहे कोई कंप्लीटली लाई कर रही है, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही ज्वाइन करेंगे। अगर कोई कंट्री मान लो यहाँ पे पड़ती है जिसका दूर दूर तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न वाले एरिया के साथ लेना देना नहीं है, वो भी इसको ज्वाइन कर सकती है, मनाही नहीं है। अब वहां पे स्टेटमेंट क्या होती है पेपर में कि ओनली कंट्रीज दोज लाइज पार्शली और कंप्लीटली इन द ट्रॉपिकल रीजन कैन ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। गलत। सिर्फ ये कंट्रीज ज्वाइन नहीं करेंगे, दूसरी भी कर सकती हैं, लेकिन मेजरली इसकी मेंबरशिप किसके लिए है? इन कंट्रीज के लिए। मैंने क्या लिखवाया लास्ट पॉइंट? अदर कंट्रीज में ऑल्सो ज्वाइन, तो बाहर वाली भी कर सकती हैं। ये तो करेंगी करेंगी क्योंकि यहाँ पे सनलाइट अच्छी है। जहां पे सनलाइट अच्छी है वहीं पे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करोगे। जहां पे सूरज नहीं निकलता नॉर्वे जैसी कंट्रीज में, वहां पे कैसे करोगे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस? नॉर्वे में 6 महीने सूरज नहीं दिखता, तो वहां पे कैसे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करोगे? कर लोगे? नहीं होगी ना। तो वो ज्वाइन करेगा इसको।
उसने ज्वाइन करके क्या करना। लेकिन क्या वो ज्वाइन कर सकता है? हाँ, कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू कैप्रिकॉर्न वाली कंट्रीज है वही करेंगी, वो तो करेंगी करेंगी, बाकी भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट अभी रिलीज हुई है इसके की हाइलाइट्स क्या है? की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट। तो लिखना है इसमें, नंबर 1, ग्लोबल सोलर एनर्जी ग्रोथ, ग्लोबल सोलर एनर्जी ग्रोथ can be seen, can be seen with 1.2 गीगावाट, GW लिखते हैं गीगावाट को, with 1.2 गीगावाट इन 2000 में, 1.2 गीगावाट इन 2000 टू 1418 गीगावाट इन 2023। हमारे यहाँ पे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो सिर्फ 1.2 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, कब? ईयर 2000 में। ये बढ़ के कितनी हो गई है? 1418 गीगावाट, कब? 2023 में। तो मतलब फायदा तो हुआ है कुछ। 1.2 गीगावाट से 1418 गीगावाट बहुत बड़ी बात होती है, वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं। कॉमा, इट इज प्रोजेक्टेड टू रीच अप टू, it is projected to reach up to 7203 गीगावाट बाय 2030। और अगले कुछ सालों में ये बढ़ के कितनी हो जाएगी? 7203 गीगावाट। ये रिपोर्ट ने बताया है हमें, बढ़ के कितनी हो जाएगी? 7203 गीगावाट। तो मतलब 1400 से 7200, 2030 तक। सेकंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन द सोलर एनर्जी, investment in the solar energy increased from 2.4 trillion US dollar, increased from 2.4 trillion US dollar in 2018, 2.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर इन 2018 टू 3.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इन 2024, 3.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इन 2024। ठीक है, वहां पे क्या बोला था? टारगेट क्या रखा था इन्होंने 2015 में? 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट का। 2018 में कितनी होगी? 2.4 ट्रिलियन। तो वो तो कब का पूरा कर लिया। और अभी कितनी है 2024 तक? कितनी इन्वेस्टमेंट है वर्ल्ड लेवल पे? 3.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर, और बढ़ जाएगी आगे। ठीक है, नेक्स्ट, सोलर एनर्जी अकाउंट्स फॉर, सोलर एनर्जी, ये सारे फैक्ट हैं जो तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। सोलर एनर्जी अकाउंट्स फॉर 59%, 59% of the renewable energy investments, of the renewable energy investments। आज दुनिया में जो कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जिसको बार बार प्रोड्यूस किया जा सकता है, ऐसे स्रोतों से वो एनर्जी आती है जो खत्म नहीं होंगे, आप बोल सकते हैं, वो होते हैं ना रिन्यूएबल। तो 59% आज दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट करती है कंट्रीज, वो कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी में करती हैं? सोलर एनर्जी।
तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड का फोकस किसके ऊपर है? सोलर एनर्जी के ऊपर। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट जा रही है उसमें से 59% कहाँ जा रही है? सिर्फ सोलर वाले में। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी है रिन्यूएबल एनर्जी में जो यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर लिखो, दैट इज विंड एनर्जी। ये भी न्यूज में चल रहा था। विंड एनर्जी भी रिन्यूएबल एनर्जी अगर तुम देखो। नेक्स्ट आ गया, हेडिंग देना विंड एनर्जी। तो लिखो इसमें, तमिलनाडु अ पायोनियर इन विंड पावर, PIONEER। पायोनियर मतलब लीडिंग। तमिलनाडु अ पायोनियर इन विंड पावर is facing is facing challenges regarding is facing challenges regarding outdated wind turbines, challenges regarding outdated wind turbines, कॉमा लैंड कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब जमीन की कमी है, लैंड कॉन्स्ट्रेंट्स, CONTRAINTS, कॉन्स्ट्रेंट्स, एंड रिपावरिंग पॉलिसीज, रिपावरिंग, रिपावर करना, रिपावरिंग पॉलिसीज। सो तमिलनाडु जो कि हमारे देश में एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा विंड एनर्जी की प्रोडक्शन करता है, एक लीडिंग स्टेट है। वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं विंड एनर्जी को लेकर। कैसे? उनके पास एक तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, जो पंखे से नहीं लगाते वो पवन चक्कियां से, वो आउटडेटेड है। पॉलिसीज स्टेट सरकार की ऐसी हैं कि कुछ खास फायदा नहीं हो पा रहा है। जमीन की कमी आ रही है, आप बोल सकते हो, क्योंकि वो लगाने के लिए जमीन भी तो चाहिए, खुली जमीन आप बोल सकते हो। तो उसकी कमी आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द रीसेंट तमिलनाडु द रीसेंट तमिलनाडु पॉलिसी द रीसेंट तमिलनाडु पॉलिसी, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, तमिलनाडु रीपावरिंग, ये पॉलिसी का नाम है, तमिलनाडु रीपावरिंग, कॉमा रिफर्बिशमेंट, रिफर्बिश रिफर्बिशमेंट एंड लाइफ एक्सटेंशन पॉलिसी, रिफर्बिशमेंट एंड लाइफ एक्सटेंशन पॉलिसी 2024, 2024, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, aims to address these issues, aims to address these issues, aims to address these issues। सो अगर हम बात करें कि तमिलनाडु में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी विंड एनर्जी को लेकर, तो उन्होंने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है 2024 में, जिसकी वजह से ये करंट अफेयर में चल रहा था। सो नीचे लिखो फिर, स्टेटस ऑफ इंडिया इन विंड एनर्जी, स्टेटस ऑफ इंडिया इन विंड एनर्जी। सो लिखना इसमें, एज ऑफ सितंबर 2024, एज ऑफ सितंबर 2024, टोटल इंस्टॉल्ड विंड पावर,
total installed wind power capacity of India was 47.36 gigawatt. 47.36 gigawatt, comma, India ranked fourth in the world. India ranked फोर्थ इन द वर्ल्ड. सो दुनिया में विंड एनर्जी में अगर हम बात करें तो हम चौथे नंबर पे आते हैं विंड एनर्जी में. ठीक है, इंडिया रैंक्ड फोर्थ इन द वर्ल्ड सेकेंड पॉइंट लिखो. India has a potential of about 60 gigawatt wind energy. India has a potential of about 60 gigawatt wind energy. अभी हमारे पास 47 गीगावाट तो है, लेकिन 60 गीगावाट तक हमारी कैपेसिटी है कि हम बना सकते हैं. ठीक है, 60 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी. नेक्स्ट पॉइंट, तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. तमिलनाडु is the largest producer of wind energy in India. Wind energy in India with total capacity of around 10,603 megawatt. 10,603 megawatt as of 2023. As of 2023, comma, according to the recent data, Gujarat has taken the lead over Tamil Nadu. Gujarat has taken the lead over Tamil Nadu to become the top state of India. To become the top state of India in wind energy production. ठीक है, तो पहले तमिलनाडु ही रहा है. अभी रिसेंटली हुआ है कि गुजरात टॉप पे आ गया और तमिलनाडु सेकंड पोजीशन पे चला गया है. ठीक है, वैसे तमिलनाडु लंबे समय तक फर्स्ट पोजीशन पे रहा है. तो अभी कौन आ गया है? गुजरात. अभी गुजरात आ गया, तो मतलब तमिलनाडु इज अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर, तभी उसको बोला पायोनियर ऑफ द विंड एनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. ठीक है जी, नेक्स्ट करंट अफेयर लिखो फिर. दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. हेडिंग देना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स.
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो लिखना है इसमें द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं वीपो, द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रैकेट में वीपो भी लिख लेना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन has highlighted exceptional performance, EXCEP, exceptional performance, highlighted exceptional performance of India on the world intellectual property indicators, on the world intellectual property indicator report 2024, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट 2024, इसमें हमारी कंट्री ने अच्छा परफॉर्म किया है। ये रिपोर्ट को कौन निकालता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो निकालता है। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट। तो इसमें लिखना इंडिया रैंक्ड 6th ग्लोबली, दुनिया में हम 6वें नंबर पे आते हैं। इंडिया रैंक्ड 6th ग्लोबली इन पेटेंट्स, इन पेटेंट्स में हमारा रैंक है 6th इन पेटेंट्स विद मोर देन 15% ग्रोथ इन 2023, पेटेंट्स विद मोर देन 15% ग्रोथ इन 2023। सो पेटेंट जो हमारे यहाँ पे लोग लेते हैं, पेटेंट समझते हो, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसका मैंने राइट ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक छोटी सी डिवाइस बनाई जिसको क्या है, उंगली पे लगाओगे तो ये पता चल जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। मान लो ऐसा कुछ बना दिया मैंने। अब वो जो डिवाइस है उसके अधिकार मैं लूंगा ना, नहीं तो उसको कोई भी कॉपी कर लेगा। तो मैं क्या करूंगा, उसका पेटेंट अप्लाई करूंगा। जैसे उसका पेटेंट मुझे मिल जाएगा, अगर किसी भी कंपनी को वो प्रोडक्ट बनाना है तो उनको पहले मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी। और जब वो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें जितना भी पैसा कमाएंगे उसमें से कुछ हिस्सा मेरे पास आएगा। ये होता है पेटेंट। तो ये प्रॉपर्टी राइट ही तो है, जो आपने बनाया, जो इन्वेंशन है आपकी, उसका अधिकार आपने ले लिया। तो हमारा देश पेटेंट्स में 6वें नंबर पे आता है, मतलब दुनिया में अच्छे खासे लोग हैं जो हमारे यहाँ पे पेटेंट लेते हैं। तो लोग अवेयर हो रहे हैं ना इस चीज को लेकर। नंबर 2, India ranked 4th in trademark filings. India ranked 4th in trademark filing with 6.1% growth in 2023, with 6.1% growth in 2023। ठीक है। सो जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है आपका तो उसका एक ट्रेडमार्क होता है। जैसे मान लो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इसका कुछ ना कुछ सिंबल होगा जिससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एडिडास का वो बना नहीं होता ऐसे फ्लावर सा, या नाइकी का ऐसे टिक बना, ये क्या है, सारे के सारे ये ट्रेडमार्क है, आप बोल सकते हो, जिससे आप ये पता कर लेते हो ये कौन सी कंपनी का है, आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो उसमें इंडिया का रैंक है 4th। तो अच्छा खासा हमारा परफॉर्मेंस इन सब चीजों में देखने को मिल रहा है। नीचे लिख लो फिर टाइप्स ऑफ आईपीआर, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या क्या आता है? टाइप्स ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो उसमें एक एक लाइन में मैं आपको लिखवा देता हूं कॉपीराइट क्या होता है, ये सारी चीजें। नंबर 1 लिख लो पेटेंट। नंबर 1 टाइप क्या है? पेटेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आपको समझ आना चाहिए, मतलब जहां पे आपका नॉलेज, आपका इंटेलेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, उसका इस्तेमाल करके आपने कोई प्रॉपर्टी क्रिएट की है, उसका अधिकार आपको चाहिए।
सिंपल। नंबर 1 है पेटेंट। पेटेंट में लिखना प्रोटेक्शन फॉर इन्वेंशंस, जो आपने नया इन्वेंट किया है, प्रोटेक्शन फॉर इन्वेंशंस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल हो सकता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल, एप्लीकेबिलिटी। एक तो आपने जो इन्वेंट किया है वो आपकी मर्जी के बिना कोई और यूज नहीं कर सकता है, ठीक है, और इंडस्ट्रीज भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। तो आप क्लेम कर सकते हो अगर आपका प्रोडक्ट कोई और यूज करता है तो सामने वाले बंदे को भरपाई करनी पड़ेगी उस चीज की। नंबर 2 है कॉपीराइट। नंबर 2 है कॉपीराइट। तो इसमें लिखना राइट्स ओवर आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक मतलब सॉन्ग हो गया, इसका आता है ना कॉपीराइट। यूट्यूब लगा देता है, जैसे उस दिन एक वीडियो डाली हमने, वो जो टॉपर वाली थी, उसमें जो एडिटर था, वीडियो का एडिटर था, उसने पीछे शंकर महादेवन का गाना लगा दिया। और जैसे ही वो वीडियो को अपलोड किया उसी टाइम पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई कि ये कॉपीराइट वाला गाना है, विदाउट परमिशन आप यूज नहीं कर सकते। ये होता है कॉपीराइट। तो लिख लो इसमें राइट्स ओवर आर्टिस्टिक, मतलब कोई आर्टिस्ट ने कुछ बनाया, गाना बनाया, धुन बनाई, आप बोल सकते हो आर्टिस्टिक, कॉमा लिटरेरी, कोई लिटरेचर है, किसी ने बुक लिखी है, उसका भी कॉपीराइट होता है। लिटरेरी एंड क्रिएटिव वर्क्स, एंड क्रिएटिव वर्क्स, फॉर एग्जाम्पल बुक्स, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, ये सब कॉपीराइट के अंदर आता है। इनका पेटेंट नहीं मिलता है, इनका कॉपीराइट मिलता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनका पेटेंट मिलता है, इन्वेंशंस का। उसके बाद है ट्रेडमार्क। तीसरा है ट्रेडमार्क। तो इसमें लिखना राइट्स फॉर, राइट्स फॉर डिस्टिंक्टिव साइन और सिंबल, राइट्स फॉर डिस्टिंक्टिव साइन और सिंबल, साइन और सिंबल आइडेंटिफाइंग गुड्स और सर्विसेज, आइडेंटिफाइंग गुड्स और सर्विसेज, ऐसे सिंबल, ऐसे साइन जो आपके प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन बन जाते हैं, तो उसका भी कॉपीराइट, जो ट्रेडमार्क है सॉरी, वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो उस सिंबल को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे टॉमी है तो उनका अपना एक सिंबल है ना, प्यूमा है तो उनका अपना एक सिंबल है, वो कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके बाद इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, नंबर 4 है इंडस्ट्रियल डिजाइन्स। तो इसमें लिखो राइट्स फॉर एस्थेटिक, एस्थेटिक, AESTHETIC, एस्थेटिक, राइट्स फॉर एस्थेटिक एंड फंक्शनल डिजाइन्स ऑफ प्रोडक्ट्स, एस्थेटिक एंड फंक्शनल डिजाइन्स ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल लॉरियल का शैम्पू है, तो लॉरियल का शैम्पू बनाने के लिए कोई फॉर्मूला वो इस्तेमाल करते होंगे, उसको कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता, वो उनका तो उनके पास ही रहेगा। अगर आपने उसका इंडस्ट्रियल डिजाइन का ले लिया है, समझ रहे हो, तो वो सेम नहीं कोई बना सकता, मॉडिफिकेशन के साथ बना सकता है। तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट की फंक्शनिंग को लेकर जो भी वो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो उसका अधिकार भी वो ले सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग जिसको बोलते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसमें लिखना प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन of the product rights, protection of the product rights, product rights linked to, linked to specific,
स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग पड़ता है वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग टी, हो दार्जिलिंग जगह का नाम है। अब दार्जिलिंग टी मतलब उस जगह पे जो चाय उगती है। मान लो कोई इधर हिमाचल में चाय उगा के बोले ये दार्जिलिंग की टी है, तो केस हो जाएगा उसके ऊपर। समझ रहे हो? दार्जिलिंग की टी का इस्तेमाल, उस जीआई टैग का इस्तेमाल सिर्फ कौन कर सकता है? जो चाय एक्चुअल में दार्जिलिंग में उगी है। तो वहां पे बहुत सारे बाग होंगे, बहुत सारी कंपनीज के बाग होंगे, लेकिन वो सारी चाय को क्या बोलते हैं? दार्जिलिंग टी। तो एक ऐसा प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफी में वो उगता है, तो उसको वहां का टैग मिल जाता है कि ये प्रोडक्ट के ऊपर लगा होगा जीआई टैग, जो ये बताएगा कि हाँ ये एक्चुअल में दार्जिलिंग का है। कभी भी देखना दार्जिलिंग की चाय खरीद के देखना, उसके ऊपर लिखा होता है ये बात कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन है और ये दार्जिलिंग से बन के आई है चाय। अगर मान लो किसी ने वैसे लिख दिया दार्जिलिंग टी, नीचे वो मोहर नहीं लगी होगी, अगर वो डुप्लीकेट लगाएंगे तो उस पे केस बनता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। समझ रहे हो? जैसे जीआई टैग दिया हुआ है इसको, असम क्यों, मैं पंजाब का याद कर रहा था, पंजाब में है वो जंडियाला गुरु। पंजाब में एक जगह है जंडियाला गुरु, जहाँ पे आई थिंक ब्रास के, तांबे के बर्तन बनते हैं। उनका जीआई टैग उनको मिला हुआ है कि वो वहीं पे बनते हैं, खास तौर पे स्पेशलिटी हो जाती है। जैसे इसके ऊपर लड़ते हैं ये, रसगुल्ला के ऊपर बोलते हैं रसगुल्ला, रसगुल्ला, वो ओडिशा और वेस्ट बंगाल वाले जीआई टैग पे तो लड़ते हैं, क्योंकि जिसको जीआई टैग मिलेगा ऑटोमेटिकली वहां वाले लोगों का वो मशहूर हो जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। अब कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, उसको दार्जिलिंग की चाय पीनी है, क्योंकि दार्जिलिंग की चाय के बारे में दुनिया भर में पता है। कैसे पता है? जीआई टैग की वजह से, कि वो वहां की स्पेशल चाय है। स्पेशलिटी हो जाती है ना, कि ये चीज वहां पे मिलती है जी, स्पेशली वहां पे मिलती है, तो वो जीआई टैग से स्पेशलिटी बनती है आपकी। फिर उसके बाद है ट्रेड सीक्रेट। जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बाद है ट्रेड सीक्रेट। तो ये क्या है? राइट्स फॉर कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन, राइट्स फॉर कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन, बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट unauthorized use, protected against unauthorized use, unauthorized use। सो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर आपकी कोई मान लो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है आपके बिजनेस की, तो उसका आप क्या ले सकते हो? ट्रेड सीक्रेट। फिर उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल आपकी मर्जी के बिना कोई और नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उस पर केस होगा फिर, और उसको पैसा भरना पड़ेगा, फिर फाइन भरना पड़ेगा, आप बोल सकते हो। तो उसको बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट। उसका भी आपको आईपीआर मिल जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रख लो। थोड़ा सा मैं आपको इस पे लिखवा देता हूँ। हम्म। नीचे एक और पॉइंट लिख लो, नोट बना के लिख लो। एज ऑफ April 30 2024, जो रिसेंट डाटा है हमारे पास, एज ऑफ April 30 2024, देयर आर 635 geographical indication, there are 635 geographical indications registered in India, registered in India, comma, most recent, most recent are
बनारस तिरंगी बर्फी, बनारस की तिरंगी बर्फी, बनारस तिरंगी बर्फी, ब्रैकेट में लिख लेना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का है ये। बनारस की तिरंगी बर्फी किसका है? जीआई टैग उत्तर प्रदेश का। देन उसके बाद है कच्छ अजरक, ये हैंडीक्राफ्ट है। कच्छ अजरक, कच्छ जगह है ना, कच्छ अजरक, वो बर्फी से तो आपको पता चल गया फूड स्टफ ही है। ये क्या है? ये हैंडीक्राफ्ट में हाथ से बुनी हुई चीज है। कहाँ की? गुजरात की। फिर उसके बाद है बरेली जरी जरदोजी, बरेली भी जगह का नाम है, आपने सुना होगा। तो उन लोगों को बरेली कुछ और ही याद आता है। बरेली जरी जरदोजी, इनके झुमके गिरते हैं बरेली के बाजार में, है ना। जरी जरदोजी, ये कहाँ पे है? ये भी है उत्तर प्रदेश में। और ये भी क्या है आपका? जरी, जरी समझ आओ क्या है? कपड़ा। सो ये क्या है? हैंडीक्राफ्ट। फिर उसके बाद बरेली का केन एंड बैम्बू, बरेली केन एंड बैम्बू, ये भी हैंडीक्राफ्ट के बने होते हैं, मतलब हाथ बुनत के बने होते हैं। वो मशहूर है, प्रोडक्ट है ये, बरेली केन एंड बैम्बू। तो ये कुछ रीसेंट प्रोडक्ट है, ये भी यहीं की है, उत्तर प्रदेश की हैं। ये कुछ रीसेंट प्रोडक्ट हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे तो बहुत है, मतलब, पर ये कुछ 635 के अराउंड टोटल है हमारे पास ऐसे। नेक्स्ट लिखो करंट अफेयर। इंडियाज शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू क्लीन एनर्जी, हेडिंग देना, इंडियाज शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू क्लीन एनर्जी, इंडियाज शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी, सो लिखो इसमें, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट, एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, रिलीज्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, highlighted India's efforts and accomplishment, highlighted India's efforts and accomplishment in the shift from fossil fuel to clean energy, in the shift from fossil fuel to clean energy। सो रिसेंटली ये रिपोर्ट लाई गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। सो ये रिपोर्ट में क्या बोला जा रहा है, नीचे लिख लो की हाइलाइट्स, की हाइलाइट्स। उसमें पहला पॉइंट लिखो, इंडियाज रिफॉर्म्स हैव लेड टू, इंडियाज रिफॉर्म्स हैव लेड टू डिक्रीज इन द फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, इंडियाज रिफॉर्म्स led to decrease in the fossil fuel subsidies, fossil fuel subsidies from
$25 billion फ्रॉम $25 billion इन 2013, $25 billion इन 2013 टू $3.5 billion इन 2023 टू $3.5 billion इन 2023। सो 2013 में 25 बिलियन की सब्सिडी देता था सरकार फॉसिल फ्यूल के ऊपर। सब्सिडी समझते हो क्या होता है सब्सिडी? कम करके प्राइसेस लोगों को मिलते हैं और वो जो कम करके प्राइसेस मिलते हैं उसकी भरपाई कौन करती है? सरकार। तो $25 बिलियन तक की सब्सिडी 2013 में हमारी सरकार दे रही थी फॉसिल फ्यूल पे। उसको कम करना पड़ा। कम क्यों किया? क्योंकि आप चाहते नहीं हो फॉसिल फ्यूल लोग यूज करें, तो उसको कम करके कितना कर दिया? $3.5 बिलियन, 25 से 3.5। तो फॉसिल फ्यूल की सब्सिडी कम दे रही है सरकार, मतलब सरकार फॉसिल फ्यूल की प्रमोशन नहीं कर रही है। सरकार सब्सिडी किस पे दे रही है? सोलर पैनल्स पे। तो सरकार क्या कर रही है? फॉसिल फ्यूल की जगह पे क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है। ठीक है। नंबर 2, इंडिया इंप्लीमेंटेड एडिशनल टैक्स ऑन कोल प्रोडक्शन for the funding of renewable energy projects such as national solar mission and green energy corridor सो नेशनल सोलर मिशन जो है ये हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को प्रमोट करना चाहता है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा आपने सोलर प्लांट लगाया गुजरात में, एक लगा दिया राजस्थान में, एक लगा दिया मध्य प्रदेश में, एक लगा दिया यूपी में, इन चारों को कनेक्ट कर दो, दैट इज ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। इन चारों सोलर पावर प्लांट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो एक दूसरे को ट्रांसफर हो सकती है, एक दूसरी जगह पे जा सकती है। तो वो जो लाइन आप क्रिएट करोगे दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। तो मतलब जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दो, जो कि वो कलेक्टिवली एक दूसरे की मदद कर सकें। ठीक है। इन्होंने क्या किया? कोयले की प्रोडक्शन के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया और वहां से जो पैसा आया उसको ग्रीन एनर्जी में इस्तेमाल किया सरकार ने। ठीक है। देन उसके बाद नेशनल प्रोग्राम्स सच एज ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड पीएम कुसुम KUSUM कैपिटल में, जिसमें क्या है? ये जो पीएम कुसुम वो स्कीम है जिसमें किसानों को सब्सिडी मिलती है खेत में सोलर पैनल वाली मोटर लगाने के ऊपर। लगाते हैं ना लोग, उसकी सब्सिडी जो मिलती है वो कौन सी स्कीम के तहत मिलती है? पीएम कुसुम स्कीम के तहत मिलती है। ठीक है। पीएम कुसुम। तो यहाँ पे सरकार ऐसी ऐसी स्कीम्स ला रही है जिससे क्या हो रहा है? आपकी जो क्लीन एनर्जी है उसकी प्रमोशन हो रही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट करंट अफेयर लिखो। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2024। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2024। ये रिपोर्ट्स में जो इंडिया के बारे में डाटा दिया होता है आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो रहा है। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2024। अब क्लाइमेट रिपोर्ट है तो क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे इसमें। तो लिखो इसमें सबसे पहले वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो बात करेगा खास तौर पे क्लाइमेट वगैरह की, क्लाइमेट चेंज की। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2024, रिलीज्ड स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2024, कॉमा, it once again issued a red alert, it once again issued a red alert regarding the climate change at global level, regarding the climate change at global level। सो जो रिपोर्ट इन्होंने निकाली है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, ये याद रखना किसने निकाली है, ये एक बार से फिर बोल रहे हैं कि भाई खतरे में है पूरे के पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट, बहुत जबरदस्त तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, तो इस पे ध्यान दो आप बोल सकते हो। ठीक है, तो एक हाई अलर्ट रिपोर्ट आपको देखने को मिली। इसमें क्या बोल रहे हैं तो लिखो, इसमें कुछ की हाइलाइट्स लिखो इस रिपोर्ट के जो आप याद रखोगे, की हाइलाइट्स। दो हजार चौबीस ईयर, 2024 ईयर इज ऑन ट्रैक टू बी द वार्मेस्ट ईयर, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है 2024 में। 2024 ईयर इज ऑन ट्रैक टू बी द वार्मेस्ट ईयर with global temperature, with global temperature 1.4 degree Celsius, with global temperature 1.4 नहीं 5 1.5 degree Celsius above the pre-industrial levels, above the pre-industrial level। तो मतलब 17th 18th सेंचुरी में पूरे ग्लोब का जो एवरेज टेम्परेचर होता था उससे 1.5 डिग्री इस बार टेम्परेचर ज्यादा था, और हमारा टारगेट क्या था कि ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री बढ़ना चाहिए। पेरिस एग्रीमेंट में यही तो बोल रहे थे वो, कि ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ना चाहिए, 2 डिग्री। 1.5 डिग्री तो तुम्हारा बढ़ भी गया, और अभी 2030 बहुत दूर है, समझ रहे हो। और इनफैक्ट 2030 की वो बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे कि पूरी की पूरी 21st सेंचुरी में ज्यादा से ज्यादा प्री इंडस्ट्रियल लेवल से कितना इंक्रीज होना चाहिए टेम्परेचर में, 2 डिग्री। और 1.5 डिग्री तो ये पहले 25 सालों में हो गया तुम्हारा, समझ रहे हो। तो मतलब जबरदस्त तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर जो है उसकी एवरेज बढ़ रही है। ठीक है, तो जितना पहले एवरेज निकलता था उससे 1.5% ज्यादा, 1.5 डिग्री ज्यादा आ रहा है अभी हमारे पास, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्रीन हाउस गैस लेवल्स रिकॉर्ड हाई इन 2023। 2023 में राज्य के लोगों ने ग्रीन हाउस गैस को एमिट किया है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एमिशन आपको 2023 में देखने को मिला। ग्रीन हाउस गैस लेवल्स रिकॉर्ड हाई इन 2023, कॉमा, कंटिन्यूइंग कंटिन्यूइंग टू राइज इन 2024। 2024 में भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो मतलब ग्रीन हाउस गैस भी बहुत ज्यादा आपका रिलीज हो रहा है। उसके बाद द पोलर आइस और ग्लेशियर्स, द पोलर आइस और ग्लेशियर्स remained below the historical average, remained below the historical average in 2024। हिस्ट्री में जितना का ग्लेशियर वहां पे था, आप बोल सकते हो जितनी बर्फ जमी हुई थी उससे कम आपको बर्फ इस बार देखने को मिली 2024 में। क्यों? क्योंकि सबसे गर्म साल था, आप बोल सकते हो, तो ऑटोमेटिकली बर्फ तो पिघलेगी अगर गर्मी होगी तो बर्फ कम होती जा रही है उन एनवायरमेंट्स में। देन 2023, 2023 जो है 2023 वॉज द ड्राइएस्ट, सबसे ड्राइएस्ट ईयर ऑफ द ग्लोबल रिवर्स इन लास्ट 30 ईयर्स। पिछले 30 सालों में सबसे कम पानी आपको नदियों में 2023 में देखने को मिला है। हालांकि हमारा उल्टा था, इधर हमारे फ्लड आए हुए थे, लेकिन मैं ग्लोबल लेवल की बात कर रहा हूँ। हमारे तो फ्लड थे ना 2023 में, अगर तुम्हें याद हो, मानसून के टाइम पे।
लेकिन मैं 2023 की बात कर रहा हूं, ऑल अराउंड द ग्लोब, ऑल अराउंड द ग्लोब। ठीक है, नीचे कुछ पॉइंट्स लिख लो डब्ल्यूएमओ के बारे में, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसमें लोग लिख लो, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1950, 1950, कॉमा, it replaced international meteorological organization, it replaced international meteorological organization which was established in 1873, which was established in 1873, 1873। सो 1873 में इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, उसको रिप्लेस करके 1950 में क्या बना दिया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, its headquarters based in Geneva, Switzerland, its headquarters based in Geneva, Switzerland। नेक्स्ट, जिनेवा में इसके हेडक्वार्टर्स है। It has total 192 member countries, it has total 192 member countries including India as an active member, including India as an active member। 192 इसमें मेंबर कंट्रीज हैं और इंडिया इसका एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है, इंक्लूडिंग इंडिया एज एन एक्टिव मेंबर। वन नाइन्टी थ्री करो इसके मेंबर, 192 नहीं, मुझे लग रहा था 193 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया, 2 की जगह पे 3 कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फिर, नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज हेडिंग देना, इंपॉर्टेंट यूनेस्को साइट्स इन न्यूज। यूनेस्को समझते हो ना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट यूनेस्को साइट्स इन न्यूज, UNESCO, यूनेस्को साइट्स कैपिटल में, इन न्यूज। तो इसमें लिखना कुछ साइट्स बड़ी न्यूज में चल रही थी, तो इसमें लिखो सबसे पहले है बालबेक, BAAL, BEE, बी डबल ई नहीं, बी सिंगल ई, BAALBEK, बालबेक, बालबेक। सो लिखना इसमें, दीज आर एंशियंट रोमन रुइंस, अवशेष, RUINS, रुइंस,
These are ancient Roman ruins located in Lebanon. लोकेटेड इन लेबनन। लेबनन कंट्री है ना, इसराइल के बिल्कुल ऊपर पड़ती है। यहाँ पे एक्चुअली वॉर चल रही थी ना इसराइल में, तो उसके बिल्कुल ऊपर क्या है, लेबनन। वहां पे रोमन एम्पायर के कुछ अवशेष मिलते हैं एक जगह पे, जो कि यूनेस्को साइट है। उसका नाम क्या है, बालबेक। तो बालबेक कहाँ पे है, लेबनन के अंदर। और ये न्यूज में चल रहा था क्योंकि इस एरिया के आसपास वॉर चल रही थी। नंबर 2 है टायर, TYRE, ये भी जगह का नाम है, टायर, TYRE, टायर। सो लिखो, इट इज एन एंशियंट सिटी, इट इज एन एंशियंट सिटी belonged to Roman Empire, belonged to Roman Empire, कॉमा located in Lebanon, ये भी लेबनान के अंदर है, located in Lebanon। उसके बाद है अंजार, ANJAR, अंजार, ANJAR, अंजार। इसमें लिखना, इट इज एन अर्ली इस्लामिक सिटी, इट इज एन अर्ली इस्लामिक सिटी लोकेटेड इन बैका वैली, बैका नदी का नाम है, BEQAA, बैका, BEQAA, बैका वैली ऑफ लेबनन। तो एक पुरानी इस्लामिक सिटी है जिसका नाम है अंजार, लेबनन में पड़ती है। इसके आसपास भी वॉर की वजह से ये न्यूज में चल रही थी। एक है आपके पास बखमुत, BAKHMUT, बखमुत, BAKHMUT, बखमुत। लिखना है इसमें, इट इज अ हिस्टोरिक साइट, इट इज अ हिस्टोरिक साइट लोकेटेड इन यूक्रेन, इट इज अ हिस्टोरिक साइट लोकेटेड इन यूक्रेन। यूक्रेन में भी तो वॉर चल रही है ना, लोकेटेड इन यूक्रेन। एक है लीव, इनकी कैपिटल भी है, LVIV, लीव, LVIV, LVIV, लीव। सो लिखो इसमें, इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी लोकेटेड इन यूक्रेन, लोकेटेड इन यूक्रेन। इनकी कैपिटल है कीव, दैट इज नॉट लीव, दैट इज कीव। और एक और सिटी जिसका नाम है लीव, ठीक है, वो है कीव, ये है लीव। लीव एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, जैसे हमारा जोधपुर है, वैसे ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। तो ये भी कहाँ की है, यूक्रेन की, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी लोकेटेड इन यूक्रेन। सो ये कुछ साइट्स थी जो नवंबर में न्यूज में चल रही थी, ड्यू टू यूक्रेन रशिया वॉर एंड ड्यू टू इजराइल एंड हमास वॉर। लेबनान में भी उसका पहुंच चुका था मामला। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, 150th, 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है बिरसा मुंडा, BIRSAMUNDA। मुंडा ट्राइबल ग्रुप है, बिरसा मुंडा उनके लीडर थे, एक आप बोल सकते हो। तो लिखना इसमें, द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल लीडर, द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा was celebrated, was celebrated, comma, it was launched as, it was
डिक्लेयर्ड एज, ऐसे लिखो, इट वॉज डिक्लेयर्ड एज जनजातियां गौरव दिवस। जनजातियां मतलब ट्राइबल पीपल। जनजातियां गौरव, ऑनर, गौरव दिवस इन 2021। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हमारे देश में मनाया जाता है जनजातियां गौरव दिवस के नाम से, मतलब ट्राइबल पीपल के ऑनर के लिए आप बोल सकते हो मनाया जाता है इन 2021। नीचे पॉइंट लिख लो, बिरसा मुंडा लेड द मुंडा रिबेलियन, बिरसा मुंडा लेड द मुंडा रिबेलियन ड्यूरिंग ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल अराउंड 1899 टू 1900, 1899 से लेके 1900 तक। ठीक है, ये 1.5-2 साल के लिए मुंडा रिबेलियन आपको देखने को मिला, कॉमा, दिस रिबेलियन इज ऑल्सो नोन एज उलगुलन, ULGULAN, उलगुलन रिबेलियन, ULGULAN, उलगुलन रिबेलियन। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि 19th सेंचुरी के बिल्कुल लास्ट का रिबेलियन है, जब 19th सेंचुरी खत्म हो रही है, 20th सेंचुरी स्टार्ट हो रही है। और ये बिरसा मुंडा के द्वारा लीड किया गया था, और इसको उलगुलन रिबेलियन भी बोला जाता है, कॉमा, टुक प्लेस इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू मतलब यही छत्तीसगढ़ झारखंड इस एरिया में, टुक प्लेस इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, इस एरिया में ये रिबेलियन आपको देखने को मिला, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अभी हम पढ़ ही रहे हैं वो वाला, तो एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो हेडिंग देना वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये वहां पे मैं टॉपिक नहीं करवाने वाला था, लेकिन यहाँ पे आ गया तो इसको करवा देता हूँ, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन सी वुमेन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थे, वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो लिखना, आउट ऑफ टोटल 299, out of total 299 members of Constituent Assembly of Independent India, out of total 299 members of Constituent Assembly of Independent India, 15 were the most remarkable women leaders। 15 उसमें वुमेन लीडर्स थी। 15 were the most remarkable women leaders such as, नाम लिख लो इनके, पहली है अम्मू स्वामीनाथन, AMMU, अम्मू स्वामीनाथन। दूसरी है एनी, ANNIE, एनी मस्कारीन, MASCARENE, मस्कारीन, एनी मस्कारीन। फिर तीसरी है बेगम एजाज, AIZAZ, एजाज, बेगम एजाज रसूल, RASUL, बेगम एजाज रसूल। फिर उसके बाद है दक्षाइनी, दक्षाइनी, DAKSHAYANI, दक्षाइनी वेलयुधन, वेलायुधन, VELAYUDHAN,
DHAN, वेलायुधन, ऊट पटांग से नाम है इनके सबके। फिर उसके बाद है जी दुर्गाबाई। जी, ये सारे साउथ इंडियंस है ना एक्चुअली, उनके नाम ऐसे होते हैं। जी दुर्गाबाई, कैपिटल जी डॉट दुर्गाबाई। फिर उसके बाद है हंसा मेहता, ये आगे नॉर्थ इंडिया वाले, हंसा मेहता। फिर है कमला चौधरी, कमला चौधरी। फिर है लीला रॉय, लीला, लीला रॉय। फिर है हमारी मालती चौधरी, मालती, MALATI, मालती चौधरी। फिर है पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी। फिर तुम्हारे पास है राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर के बाद है विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। फिर हमारे पास है सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, KRIPALANI, कृपलानी। फिर है सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। और लास्ट है रेणुका रे, RAY, रेणुका रे, RAY, रेणुका रे। ये 15 थी वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन पर्सनैलिटीज हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिली इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट करंट अफेयर लिखो, दैट इज सिद्धि कम्युनिटी, SIDDI, सिद्धि कम्युनिटी, ये न्यूज में चल रहे थे। सिद्धि कम्युनिटी, SIDDI, सिद्धि, H नहीं आता है अभी इसमें, सिद्धि। तो देखना इसमें, दे आर ट्राइबल पीपल, they are tribal people who first arrived Bharuch, who first arrived Bharuch, BHARUCH, Bharuch port in Gujarat, Bharuch port in Gujarat in 628, 628 AD। आज से अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 1400-1500 साल पीछे। arrived at Bharuch port, गुजरात in 628 AD with अरब मर्चेंट्स। तो ये अरब वर्ल्ड से उठ के एक ट्राइबल कम्युनिटी इंडिया में पहुंचती है गुजरात में। ठीक है, कब? आज से अप्रोक्सीमेटली 1400-1500 साल पहले। कॉमा, लेटर, लेटर they were brought to India, they were brought to India as slaves by the Arab leaders, by the Arab leaders
उसके बाद क्या है, इस कम्युनिटी के लोगों को स्लेव बना के भी कई अरब लीडर जो हमारे यहाँ पे रूल किया है जिन लोगों ने, तो वो इनको यहाँ पे लेके आए थे। ठीक है। दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, they belong to different religions such as Muslim, they belong to different religions such as Muslims, comma Hindus and Christians. Muslim, comma Hindu and Christians, comma speak different languages, speak different languages such as Konkani, Urdu, Konkani, Urdu, मराठी, कोंकणी, उर्दू, मराठी, कॉमा their population majorly concentrated in their population majorly concentrated in कर्नाटका, कर्नाटका, कॉमा गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। खास तौर पे इन एरियाज में आपको ये कम्युनिटी जो है ये देखने को मिल रही है। नेक्स्ट लिखना इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम, इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम। तो उसमें लिखो रिसेंटली, रिसेंटली ओपी जिंदल, ओ पी जिंदल, रिसेंटली ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इन सोनीपत, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, ये नाम है उसका पूरा, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इन सोनीपत इनैगुरेटेड इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम। सोनीपत कहाँ पे है? हरियाणा में। अगर नहीं पता तो लिख लेना, सोनीपत कहाँ पे है? हरियाणा में। रिसेंटली ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इन सोनीपत हरियाणा इनैगुरेटेड इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, comma this museum will provide, this museum will provide 360-degree visual display, 360-degree visual display of the events of freedom struggle, of the events of freedom struggle comma it also consists nearly 300 sculptures, मूर्तियां जो है sculptures, it also consists nearly 300 sculptures honoring contribution of the freedom strugglers, honoring contribution of the freedom strugglers। सो इतना याद रखना कि रिसेंटली, वैसे ज्यादा पढ़ने की इसके बारे में जरूरत नहीं है, सोनीपत में रिसेंटली हमारे देश का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम ओपन किया गया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी इवेंट्स हुए थे उनको 3D में दिखाएंगे, आप बोल सकते हो। इससे पहले हमारे देश में ऐसा कोई भी म्यूजियम नहीं है, और ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेगा।
एक लास्ट लिख लो स्कीम के बारे में, रिसेंट एक स्कीम है पीएम ई ड्राइव। ई लिखना छोटी, डैश लगा के ड्राइव। ई ड्राइव मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं। पीएम प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम। तो इसमें लिखो लॉन्च्ड ऑन 1 अक्टूबर 2024, लॉन्च्ड ऑन 1 अक्टूबर 2024 बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज with the total financial outlay, with the total financial outlay more than 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ से ज्यादा इसमें पैसा लगेगा। with total financial outlay more than 10,000 करोड़, comma it will be active until 31 मार्च 2026। ये स्कीम की डेट है, 31 मार्च 2026 तक ये चलेगी। It will be active until 31 मार्च 2026। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने ये स्कीम लॉन्च की जिसको हम बोलते हैं पीएम ई ड्राइव। अब ई ड्राइव की फुल फॉर्म भी है, वो क्या है तो लिख लो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। ये ड्राइव की फुल फॉर्म है, ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। ठीक है, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। नीचे लिखो मेजर एम ऑफ द स्कीम इज टू एनकरेज, मेजर एम ऑफ द स्कीम is to encourage electric vehicle adoption, electric vehicle adoption, comma it will provide subsidies, it will provide subsidies on the electric vehicles, provide subsidies on the electric vehicles। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, है ना, ये बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो अभी इतने हमारे आ नहीं रहे, ट्रक वगैरह बस वगैरह तो कम ही है, अगर देखो तो है लेकिन कम है कंपैरेटिवली, उनके ऊपर आपको क्या है सब्सिडी देखने को मिलेगी। गाड़ियां वगैरह तो आजकल बहुत चल गई, अगर आपने देखा इलेक्ट्रिक गाड़ियां चंडीगढ़ में तो आपको काफी देखने को मिल जाती है। हाँ स्कूटी तो बड़े टाइम से चल रही है, स्कूटी तो आज से 10 साल पहले भी चल रही थी, अगर तुम्हें पता हो तो। आज से 7 8 10 साल पहले तो नहीं, 7 8 साल पहले हो सकता है, 10 साल भी पहले हो, आती थी एक बैटरी वाली स्कूटरी, याद है तुम्हें? 10 साल पहले ही, उससे पहले भी हो सकता है, इससे ज्यादा पुरानी भी हो सकती है। तो वो बैटरी वाली स्कूटी क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही तो है, वो बैटरी को चार्ज ही तो करते हैं। बहुत पुरानी बात है, मुझे लगता है वो 10 साल से भी पुरानी बात है। तो वो तो बड़े टाइम से आ रहा है वो सब कुछ तो, लेकिन अभी थोड़ा अच्छी क्वालिटी के साथ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहले इतना अच्छी क्वालिटी से नहीं मिलता था। दैट्स इट, यहाँ तक इसको हम करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।